रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब बेटे सबसे पहला जो हमारे पास मॉडल मौजूद था वो प्लम पडिंग मॉडल था। अब प्लम पडिंग मॉडल था क्या कि एटम जो है वो एक सख्त प्लेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं लाइक प्लम्स इन द पडिंग। अब रदरफोर्ड जो थे इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। अब इन्होंने क्या किया, ही टुक 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल सोने की पतरी और उसकी मोटाई कितनी थी 0.00004 सेंटीमीटर, बहुत बारीक मतलब एक पथरीली। एंड ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स। अब उन्होंने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जो थी इनकी बम्बार्डमेंट की। अब अल्फा पार्टिकल बेटे क्या होते हैं, दीज आर हीलियम न्यूक्लियाई, ये हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं और वो हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये आते कहाँ से हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द रेडियो एक्टिविटी ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड प्लोनियम। ये कहाँ से आते हैं हमारे पास, बाय द रेडियो एक्टिविटी ऑफ ताबकारी बेटे जिसे हम कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड प्लोनियम। अब इसमें उन्होंने किया क्या था, ये गोल्ड फॉयल जो थी वो ली पतरी, इसके गिर्द जो थी फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो लगाई। ये जो था आप कह लो सोर्स है जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं, और ये जो थी एक स्लिट, स्लिट का मतलब सुराख, बारीक सुराख। अब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल गुज़र के इस गोल्ड फॉयल में से गुज़र रहे थे। अब ऑब्ज़र्व ये किया गया कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो सीधे निकल गए और कुछ अपने रास्ते से मुड़ गए। जो सीधे निकले कुछ स्ट्रेट लाइन में चले गए, कुछ जो थे वो अपने रास्ते से मुड़ गए, सीधे नहीं गए मुड़ गए, और कुछ जो थे वो बिल्कुल वापस चले गए। अब इस तरह से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो डिज़ाइन किया। ये सोर्स जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल पैदा हो रहे हैं, ये वाले आप कह लो अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये वाली जो है ये गोल्ड फॉयल, और ये वाली जो है ये फोटोग्राफिक फिल्म और फोटोग्राफिक प्लेट। अब इसके ऊपर क्या मौजूद है, जिंक सल्फाइड जो है उसकी तय। अब ये किस लिए बेटे, ताकि इनका अक्स देखा जा सके, जो इससे आके टकराए या वो रोशनी पैदा करे या उनका शैडो जो है वो इसके ऊपर देखा जा सके, ताकि हम ऑब्ज़र्व भी तो कर सकें हो क्या रहा है। अगर हम ये नहीं अप्लाई करते तो जो भी ये एक्टिविटी हो रही है हमें उसका पता नहीं चलेगा। ठीक हो गया। ये इस तरह से रदरफोर्ड जो थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। अब बेटे हुआ क्या, ये सपोज
गोल्ड के एटम्स हैं, गोल्ड फॉइल जो हैं उसके एटम्स हैं, दरमियान में उनके न्यूक्लियाई मौजूद हैं। अब जब गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गए, बहुत सारे जो पार्टिकल थे वो इसमें से सीधे गुजर गए। बहुत कम जो पार्टिकल थे वो यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। इससे टकराए और रास्ते से मुड़ गए, और बहुत कम ऐसे थे जो टकरा कर बाउंस बैक हुए। अब हमारे पास बेटे 3 कंडीशंस आ रही हैं। एक ये जो सीधे गुजर रहे हैं, एक ये है जो कि अपने रास्ते से मुड़ रहे हैं, और एक कंडीशन ये है कि जो कि टकरा कर बाउंस बैक हो रहे हैं। अब ये जो उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं, इनसे हमने कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो अखज़ करने हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से, ये मैंने उसका अपरेटस वाइज, ये उसका आप कह लो फंक्शनैलिटी वाइज उसकी डायग्राम है। अब इसकी ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, ऑलमोस्ट all particles pass through वो क्या हो गए बेटे, गोल्ड फॉइल, अनडिफ्लेक्टेड। बगैर मुड़े हुए। अब ये उसने ऐसा लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स। सर जितनी तादाद में
इस्तेमाल किए थे अल्फ़ा पार्टिकल, उनमें से अक्सरियत सीधी गुजरी है और बहुत कम ऐसे हैं जो मुड़े हैं और कोई इक्का दुक्का जो हैं वो बाउंस बैक हुए। ठीक हो गया। तो इसलिए उसने कहा चूंकि अक्सरियत, तो इसलिए ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स जो हैं वो पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड का वर्ड इस्तेमाल हुआ। अब नंबर सेकंड इसकी ऑब्जर्वेशन जो है, अबाउट 20,000 पार्टिकल्स, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है इनमें से ये टोटल कितने थे? 20,000। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स only a few deflected from their path। उनमें से कुछ जो थे वो अपने रास्ते से हटे, and a very few bounced back on hitting the gold foil, और बहुत थोड़े and very few bounce back on hitting the gold foil। ये आम बातें नहीं हैं, इनसे आगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स बननी है इस मॉडल की। बहुत ज़्यादातर सीधे गुजर गए, बहुत थोड़े जो अपने रास्ते से मुड़ गए और बहुत कम ऐसे जो कि गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद बाउंस बैक हुए। ठीक हो गया। ये उसके अपने एक्सपेरिमेंट के बाद मुशाहिदात थे। अब नेक्स्ट बेटे, रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स क्या थे? अब पार्टिकल्स की इन्हीं डिफ्लेक्शन और बाउंस बैक होना और सीधा गुजर जाना हमें बहुत सारे नताइज देता है, जैसे कि since most of the particles pass through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty। चूंकि most of the particles passed through undeflected, अब उनका अनडिफ्लेक्टेड बगैर मुड़े उसमें से गुजर जाना ये शो करता है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। अब वो प्लम पडिंग वाली बात गलत साबित होना शुरू हो गई। वो तो कह रहे थे वो एक सख्त प्लेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए। आगे चलो। द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कुछ पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन, ये ज़रूरी बात है, डिफ्लेक्शन ऑफ सम पार्टिकल्स, क्या शो कर रहा है कि एटम का सेंटर जो है, सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। कि पहली बात तो ये कि एटम का जो सेंटर है वो बहुत छोटा हिस्सा है, और दूसरी बात ये कि वो कौन सा चार्ज रखता है? पॉजिटिव चार्ज। ये टकराई है इससे, अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। इनके ऊपर कौन सा चार्ज है अब न्यूक्लियस पे? चूंकि प्रोटॉन उसमें होते हैं पॉजिटिव, तो ये टकरा कर इससे परे गई है, इससे परे गई है। क्यों? सेम चार्जेस थे। अगर वो ऑपोजिट चार्जेस होते वो इसको इस तरफ को मोड़ती। ये वाली इससे टकराई है, रिपल्शन की वजह से टकरा के इस तरफ को गई है। अगर अट्रैक्शन होती तो ये इससे टकराकर इस तरफ को आती।
ठीक हो गया। अब कुछ पार्टिकल्स का मुड़ना, अपने रास्ते से हट जाना, ये शो करता है कि एटम का जो सेंटर है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। अब जिसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस का, विच वाज नेम न्यूक्लियस। Complete rebounds of a few particles show that nucleus is very dense and hard. अब बेटे rebounds, बिल्कुल मुड़ जाना, of very few, अब very few का वर्ड बेटे इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब कोई एक आधा ही मुड़ा है। ये हमने भी अपने डायग्राम में एक को ही शो किया है जो बिल्कुल रीबाउंस हो रही है। shows that center of atom is dense and hard। अगर बेटे वो नरम होता तो अपने अंदर समा लेता या अपने अंदर से उसको गुजर लेने देता, ऐसा ही है ना। वो सख्त शय है तो उससे टकरा कर वो वापस जा रहे। दीवार गारे की बनी हुई है, आप बॉल मारो उसमें, वो क्या होगी? धंस जाएगी। ऐसे ही है, अगर ये सीमेंटेड दीवार है, आप मारते हो, बॉल क्या करती है? आपके पास रीबाउंस करती है। तो अब इन कुछ पार्टिकल्स का रीबाउंस करना वो ये शो करता है कि एटम का जो सेंटर है वो डेंस है और अच्छा जी। Since a few particles were deflected, it shows that the size of nucleus is very small as compared to total volume of atom. ज़्यादातर पार्टिकल सीधे गुजर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। कुछ पार्टिकल्स रीबाउंस कर रहे हैं या डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अगर ये दरमियान वाले हिस्से इसके बड़े होते, इतना बड़ा होता, तो फिर मुझे बताओ ये दोनों पार्टिकल सीधे गुजरने थे? नहीं, ये भी टकरा के रीबाउंस कर जाता, ये भी अपने रास्ते से मुड़ जाता, सीधा नहीं गुजर सकता था। अब कुछ पार्टिकल्स का इसमें से रीबाउंस करना या डिफ्लेक्ट करना ये शो करता है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटी शय है। Deflection of few particles and rebounds shows that center of atom or nucleus is very small as compared to whole volume of एटम, कि उस पूरे एटम के साइज के लिहाज से जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है। और वो कौन जाहिर कर रहा है? बहुत थोड़े पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन और रीबाउंस जो है ये जाहिर कर रही है। फिफ्थ रिजल्ट सर, electron revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus. पहले क्या तस्वर किया जा रहा था कि वो रिवॉल्व नहीं करते, हरकत नहीं करते, वो क्या हैं? उस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के अंदर धंसे हुए हैं। An atom as a whole is neutral, therefore number of electrons in an atom is equal to the number of protons. एटम मुकम्मल तौर पे क्या है? एटम इज न्यूट्रल। और वो न्यूट्रल कैसे है? हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर मौजूद हैं। पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स की सूरत में, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में, जबकि वो हैं कैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए एक एटम जो होता है वो
न्यूट्रल होता है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, all fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons। लास्ट रिजल्ट क्या है बेटे? जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या आप फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं, एटम के बुनियादी पार्टिकल्स जो हैं, एक्सेप्ट किसके? इलेक्ट्रॉन्स के, वो क्या कहला रहे हैं? न्यूक्लियॉन्स। वो कहाँ पर मौजूद हैं? न्यूक्लियस के अंदर, और उनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। अब वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं? वो न्यूक्लियस पे नहीं है, वो किधर घूम रहे होते हैं? अब बेटे इसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो हमारे पास बहुत अच्छा पेश कर दिया। प्लम पडिंग मॉडल जो था वो ख़त्म। अब एटम के मतलब हमारे पास नई सोच विचार जो थी, नई थिंकिंग जो थी, वो जागना शुरू हो गई। अब रिजल्टेंट हमारे पास ये आ चुका कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। ठीक हो गया। प्लम पडिंग मॉडल जो था वो फ्लॉप हो गया। लेकिन ये जो आपका मॉडल है ये भी कंप्लीट नहीं था। इस मॉडल की जो बुनियाद थी, इसमें डिफेक्ट्स थे। क्या हुआ? अब इसकी जो बुनियाद थी वो रखी गई थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे। बुनियाद किस पे रखी गई? क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, ये कहती है कि हर हरकत करती हुई शय लगातार एनर्जी खारिज करती है। हर हरकत करती हुई शय लगातार एनर्जी खारिज करती है। अब चूंकि इस मॉडल की बुनियाद भी इस क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे रखी गई, अब इसके मुताबिक क्या है? वैसे क्या होता है? ये एक न्यूक्लियस, ये इसके गिर्द पहला मदार मैंने लेवल की है, वो यहाँ पे घूमेंगे। जिसकी एनर्जी ज़्यादा है इससे, वो यहाँ पे होंगे। जिनकी इनसे भी ज़्यादा है वो यहाँ पे होंगे। जिनकी इनसे भी ज़्यादा है वो इससे भी बाहर होंगे। अब इस मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक हरकत करती हुई शय और इसको लगातार एनर्जी खारिज करनी चाहिए, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है घूमते घूमते अपनी एनर्जी लॉस करे और किस में आ जाए? इस ऑर्बिट में। ठीक हो गया। तो फिर ये ऑर्बिट तो खत्म हो जाएगा। अब यहां से ये हरकत करते करते एनर्जी खारिज करते करते इस लेवल तक पहुंच जाए कि इसकी एनर्जी इतनी रह जाए। ठीक हो गया। अब फिर हरकत करते करते ये मजीद एनर्जी खारिज करे। बाकी क्या रहा? एटम रहा। तो फिर एटम तो खत्म हो जाना चाहिए। बात समझ आई है? और ये बात समझ नहीं आई। तमाम मैटर तो बना हुआ है एटम्स का, ऐसा ही है। और अगर इसी तरह हर एटम खत्म होता रहे, रात को मोबाइल जेब में डालें हम, सुबह हो ही ना। कपड़े हम अभी बाजार से लेके आए हैं, 2 दिन ठहर के कपड़े खत्म हुए हो, खुद ही खत्म हो गए। तो ऐसा होता है? ऐसा होता है? किताब एक दिन आप नई नोटबुक नया पेन लेके आए हो, अगले दिन है ही नहीं। होता है? कुछ चुक लवे तो हो जाता है, लेकिन वैसे नहीं होता। अब ये थ्योरी ये कह रही थी, ये एक डिफेक्ट है इसका, ये एक डिफेक्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, electrons being the charged particles should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus। तो इसका मतलब
एटम ख़त्म, एटम ख़त्म तो मैटर ख़त्म, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग, ये पहला डिफेक्ट है इसका, चार्ज पार्टिकल should emit or absorb energy continuously। इलेक्ट्रॉन को लगातार एनर्जी जज़ब या खारिज करनी चाहिए। एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, and ultimately fall into nucleus। अच्छा जी, अब ये हो गया इसका पहला डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट, चूंकि इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगातार खारिज या जज़ब करते हैं, तो जब हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करें तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नज़र आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन शुड फॉर्म कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है? पहली बात तो ये, स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है पता है? नहीं पता? ये सपोज मंशूर है, आपने इसमें से वाइट लाइट की एक बीम गुजारी, तो ये आगे 7 रंगों में तब्दील हो जाती है, ऐसे ही। रेनबो देखी? रेनबो देखी हुई है? क्या होता है? कलर डिफरेंशिएशन होती है उसमें, 7 रंग उसमें मौजूद होते हैं, लेकिन उन रंगों के दरमियान बॉर्डर भी होते हैं, हैं? नहीं होते। जहां से एक रंग खत्म होता है और दूसरा रंग शुरू होता है, वहां पे उन दोनों का दरमियानी रंग मौजूद होता है, दोनों के मिक्सअप से जो बना होता है। एक रंग दूसरा रंग। अब ये है ना, ये वाज़े फर्क है, ये वाज़े फर्क है, चाहे वो साथ मिले भी हुए हैं। लाल है बिल्कुल काला, दरमियान में कहीं इन दोनों का मुरक्कब नज़र आया, इम्तजाज नज़र आया, मिक्सचर नज़र आया। ये ब्लैक है, आगे क्या है? तो सेंटर में कहीं आपको नज़र आ रहा है इसके दोनों के बॉर्डर पे? ये ब्लू है और ग्रीन है, इन दोनों के दरमियान नज़र आ रहा है? नहीं ना। अब ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। रेनबो कंटिन्यूअस होती है, रेनबो कंटिन्यूअस होती है, चूंकि एक रंग ख़त्म हो रहा है, आपस में मिक्सअप हो रहे हैं 2 रंग, फिर आगे दूसरा रंग आ रहा है, फिर वो दूसरा और तीसरा रंग का दरमियान में शेड बनता है, फिर तीसरा रंग आता है, फिर तीसरे और चौथे रंग का आपस में शेड बनता है, फिर चौथा रंग आता है। ऐसे ही है ना, वो होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खारिज कर रहा है तो इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन फॉर्म लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम ये है, ये आ गया हमारे पास शेड, फिर इसके बाद ये ब्लैक, वाइट, ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक। अब इसमें शेड्स आ रहे हैं, कंटिन्यूअस नहीं है। ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट। अब इसका मतलब क्या है? जब ऐसा स्पेक्ट्रम बन रहा है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खारिज
नहीं करता, वो घूमते हुए लगातार एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं कर रहा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का रोल था ये इसको सही तरह नहीं वाज़े कर सका, ये इसके डिफेक्ट्स थे। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो बता गया, प्लम पडिंग मॉडल को तो इसने रिजेक्ट करवा दिया, लेकिन एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये सवालिया निशान छोड़ गया। मतलब इस मॉडल ने नए साइंटिस्ट के लिए एक राह तो हमवार की, लेकिन साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो थे वो छोड़ गया। जैसे वाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, अगर वो एनर्जी लगातार खारिज कर रहा है तो उसको लगातार स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, इट शुड फॉर्म कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व। तो वो ये सवाल है ना फिर, इलेक्ट्रॉन लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बना रहा है? हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और वाई आर एटम स्टेबल? इलेक्ट्रॉन कैसे खत्म हो सकता है, तबाह हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, और एटम कैसे स्टेबल है? अब इसके मॉडल के मुताबिक तो इलेक्ट्रॉन को एटम को तो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खारिज कर रहे हैं या जज़ब कर रहे हैं, और वो न्यूक्लियस में गिरते चले जाएंगे, एटम खत्म होते चले जाएंगे। लेकिन वो कहता कि वो कैसे तबाह हो सकता है और एटम कैसे स्टेबल है? अब ये भी क्वेश्चन है। नंबर 3, साइंटिस्ट कंसिडर्ड देयर मस्ट बी एन अदर मॉडल ऑफ एन एटम, इट इंडिकेटेड दैट रदरफोर्ड्स मॉडल वाज नॉट परफेक्ट। तीसरा सवाल कि अब इस मॉडल के अलावा भी कोई मॉडल होना चाहिए, मतलब जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुतल्लिक तो ठीक है, लेकिन देयर मस्ट बी एन अदर मॉडल दैट फुलफिल्स दीज क्वेश्चंस, दैट गिव द आंसर्स टू these questions.